वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब और आज दुनिया भर में वर्ल्ड एस्मा डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन है। मुख्तलिफ तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 4% से 8% अफराद दमे का शिकार हैं, जबकि कुछ शहरों और हॉस्पिटल्स में ये शरह इससे भी ज़्यादा देखी गई है। बदकिस्मती से बहुत से केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, इसलिए असल तादाद और भी ज़्यादा हो सकती है। आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि इसके अलामात क्या हैं और इसके बारे में और भी जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, आई एम फाइन। आप सुनाइए, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें बताएं, आज दुनिया भर में वर्ल्ड एस्मा डे है और थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएंगे होता क्यों है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई जो है उसको हम वर्ल्ड एस्मा डे जो है उसको बारे में अवेयरनेस के लिए यूजुअली डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। और बदकिस्मती से ये डिज़ीज़ अभी भी जो है वो अंडर डायग्नोस्ड होती है और लेट पेशेंट हमारे पास आते हैं। ये प्राइमरीली सांस की नालियों की सोजिश है, इसको अगर हम एक आम अल्फाज में बताना चाहें, जिसके पीछे कुछ ट्रिगर्स होते हैं। उन ट्रिगर्स में से इंडोर ट्रिगर भी हो सकते हैं, आउटडोर इन्वायरमेंटल ट्रिगर भी होते हैं। और 80% ये जो डिज़ीज़ है ये जेनेटिक है, यानी ब्लड में ट्रांसफ़र कर रही होती है। तो अक्सर लोग जो है वो ये समझते हैं कि ये शायद एक दूसरे के साथ बैठने के साथ होती है, तो उससे तो बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन ये फैमिली में ज़रूर रन करती है, ट्रांसमिट होती है जेनेटिकली ट्रांसमिट। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि इसके अर्ली सिम्टम्स कौन से होते हैं? अच्छा देखिए, इसके सिम्टम्स जो हैं इसको मतलब याद करना अक्सर जितना मीडिया में बता चुके हैं इतना मुश्किल नहीं है। दे आर द 4 सिम्टम्स ओनली। खांसी, सांस में सीटों की आवाज़ का आना, चलने से सांस का फूलना या सांस में तंगी। इसमें से कोई भी एक सिम्टम या एक से ज़्यादा अगर हो, और स्पेसिफिकली जो सिम्टम का पैटर्न है वो इस तरह है कि लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग हो, किसी सीज़न में हो और कभी ठीक हो जाए, तो आपको ये डाउट होना चाहिए कि आप जो है वो अस्थमा का शिकार हो चुके हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये सिम्टम्स मरीज़ों में आते हैं और वो कुछ अरसे बाद खुद ही ठीक हो जाते हैं, तो एक उनका सेल्फ उन लोगों ने हम अक्सर नाम दिया हुआ है कि हमें एलर्जी है और ये कोई नहीं है, ये वक्ती तौर पे होती है और ये ठीक हो जाती है। वो टाइम जब उनको मेडिसिन पे होना चाहिए, वो यूजुअली वो टाइम नॉर्मली छोटी मोटी मेडिसिन से, कुछ सिरप से अपना वक्त गुजार लेते हैं और हमारे पास जब आते हैं वो डिज़ीज़ फुल ब्लोन हो चुकी होती है, यानी हमारे पास पहुँचने में यूजुअली हमें कन्फ्यूजन नहीं होती। इनिशियल स्टेज पे यूजुअली वो मिसडायग्नोज होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि एलर्जी और दमा इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? हाँ जी, दिस इज़ माय फेवरेट क्वेश्चन बाय द वे। हम एज अ होल इसमें कोई डिफरेंस नहीं करते। मैं कल का आपको इंसिडेंस सुनाता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आया और उसका जो बेटा है वो तकरीबन 11 साल का था और पिछले 8 साल से उसको एलर्जी कहा जा रहा है कि जिसको एलर्जी है और ये स्पेसिफिक सीज़न में होती है, ठीक हो जाएगी। और इसको जब मैंने बताया कि ये सारी अलामत दमा से हैं तो सारी पेरेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज हो गए। देखिए, जनरली दमा किसी एलर्जन से ट्रिगर होता है, तो ये एक ही डिज़ीज़ के 2 नाम समझे जाते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अक्सर कुछ लोगों को ना खाने किसी चीज़ से एलर्जी होती है, जैसे पीनट से या कुछ ऐसी चीज़ों से एलर्जी होती है, तो अगर उनको दमा है तो उस पर वो कैसे इफ़ेक्ट करती है? क्या उसको वो वर्स कर देती है? जी बिल्कुल। जो फूड का ताल्लुक है दमे के ट्रिगर होने से वो लेस देन 2% है। पहले हम इस बात को समझिए। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये पीनट भी है और वॉलनट भी है, अखरोट भी है और मूंगफली, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे फूड एलर्जी ट्रिगर हो जाती है और उसका अस्थमा ट्रिगर हो जाएगा। अगर आपको क्लासिकली ये पता है कि इन चीज़ों से परफ्यूम भी हो सकते हैं, सोप भी हो सकते हैं, कोई ऐसा क्लॉथ भी हो सकता है जो ट्रिगर कर रहा है। अगर आप लकी हैं और आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये ट्रिगर है, तो बेस्ट पॉलिसी ये है कि उसको अवॉइड किया जाए। लेकिन दमा कभी भी इन चंद चीज़ों से ट्रिगर नहीं होता, उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है, उसके और फैक्टर भी हैं। इस वजह से यूजुअली इसका इलाज ट्रीटमेंट ही है जो कि मुस्तकिल लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिन लोगों को दमा है वो जिम कर सकते हैं और क्या वो एथलेटिक होते हैं और उनके लिए सेफ़ है ये? जी देखिए, इन एलोपैथी वी क्लेम कि हम अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं और एक कंट्रोल अस्थमा की डेफिनेशन ये है कि वो मेडिसिन के साथ अपनी डेली फिज़िकल एक्टिविटी करता रहे, तो उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और अब इस तरह की मेडिसिन अवेलेबल हैं इनहेलर फॉर्म में कि अगर वो लेता है तो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ना जो पोलन है या डस्ट है, इससे एलर्जी होती है लोगों को, उनको दमा नहीं होता, तो इंस्टेंटली हमें क्या करना चाहिए अगर ऐसा हो तो? देखिए, पोलन एलर्जी बड़ी स्पेसिफिकली इस्लामाबाद में, वहाँ पे ये क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा हैं और बल्कि इस्लामाबाद का अगर वेदर फोरकास्ट आप देखें तो उस पर पोलन का ग्राफ भी दिया जाता है। अच्छा, ये थोड़ा सा रिलेटिवली डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज पोलन अगर एलर्जी आपको ट्रिगर हुई है और आपने अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाई तो ये बहुत ऐसी कंडीशन है जिसमें हम डेथ की तरफ भी जा सकते हैं। तो
एक और चीज़, जैसे आप कह रहे हैं कि ये एलर्जी होती है, लेकिन ये एलर्जी नहीं, ये दमा ही है जो कि पोलन से ट्रिगर हो रहा होता है। तो इसका सबसे पहला इलाज ये है कि कम से कम उसकी ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। बगैर ट्रीटमेंट के अगर आप सिर्फ पोलन अवॉइड करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप ठीक हो। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि अक्सर जब घर की हम सफाई कर रहे होते हैं ना, तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डस्ट एलर्जी होती है, उनको छींकें आने लग जाती हैं, और एक तो बताएं कि क्या उनके लिए वो डेंजरस है और उस चीज़ का हल क्या है? देखिए, ये जितनी चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं ये वही ट्रिगर हैं। अगर आप इन चीज़ों से आपका दमा या छींकें भी ट्रिगर हो रही हैं तो इनको अवॉइड किया जाना चाहिए। आप मास्क पहने और कोशिश करें कि इस तरह के काम ना किए जाएँ। सो ये जो ट्रिगर आप बता रही हैं उसकी अवॉइडेंस इज़ द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट ये है कि ट्रीटमेंट की तरफ ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि खुद से अगर हम एंटी एलर्जी ले लेते हैं जाके, तो क्या वो सेफ़ है? खुद से कोई मेडिसिन सेफ़ नहीं है, पैरास्टामोल भी सेफ़ नहीं है, ठीक exactly. है। सो देखिए, एंटी एलर्जी जो होती है वो जस्ट टाइम पास है, फॉर शॉर्ट टाइम आप उसको लेते हैं, वो ट्रीटमेंट नहीं है। जो एस्थमा है उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको डिक्लेयर किया जाता है। तो जब हम किसी को एस्थमा डिक्लेयर कर देते हैं तो प्लीज़ उसकी जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने रिकमेंड की है उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा लेने की। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि दमे का क्या मुकम्मल जो इलाज है, परमानेंट सोल्यूशन इसका सिर्फ इन्हेलर है कि पूरी ज़िंदगी आपको इन्हेलर इस्तेमाल करना पड़ता है? जी बिल्कुल, ये बड़ा क्लियर हमें समझ लेना चाहिए कि जब हम किसी को एस्थमा, और उर्दू में इसका नाम दमा है, जो कि मुझे पर्सनली इस वजह से पसंद है कि बड़ा क्लियरली डिफाइन करता है कि दमा दम नाल है, इट कंटिन्यूस। तो आपको इन्हेलर या डिफरेंट फॉर्म ऑफ इन्हेलर को आपको लेना है। अच्छा, ये ज़रूर हो सकता है कि उसकी डोज मिनिमम हो जाए, लेकिन जो फैक्टर्स हमारे यहाँ मेजर सिटीज़ में हैं, लाइक एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो दिस इज़ वेरी लेस लाइकली कि हम टोटल इन्हेलर को ऑफ कर दें। अच्छा, यहाँ एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी चीज़ जेनेटिकली डिफाइन होती है। कुछ लोगों में एस्थमा कुछ अरसे, जो कि अरसा 1 महीना से कुछ साल भी होते हैं, वो बिल्कुल डोरमेंट पे चला जाता है एंड वो फिर दोबारा उसकी वो रिकरेंस होता है। वो मे बी रिकरेंस उसकी वजह ये हो सकती है कि उसका ट्रिगर दोबारा वापस आ गया है, लेकिन ये टेंडेंसी जेनेटिकली डिफाइन होती है। तो अगर आप अपने एस्थमा को कंट्रोल रखते हैं, वो मेडिसिन जो कि प्रेफरेबली इन्हेलर हैं, तो फिर आपका ये प्रोबेबिलिटी है कि आप ऑटोमेटिकली इसको ओवरकम भी कर पाएँ। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर आपके सामने कोई है, आपका कोई कलीग है, कोई फैमिली में कोई फ्रेंड है जिसको आपको पता चल रहा है कि अस्थमा अटैक आ रहा है, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली एम्बुलेंस आपने बुलाई है या हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी मुझे लगता है अवेयरनेस हमें खुद भी होनी चाहिए। तो उस वक्त इंस्टेंटली आपको क्या करना चाहिए? देखिए, जब हम किसी को एस्थमा के लिए इन्हेलर देते हैं तो वो डॉक्टर यूजुअली ये गाइड करता है कि ये जो इन्हेलर मैंने आपको दिया है ये रेस्क्यू इन्हेलर भी है, ठीक है। सो वो इन्हेलर बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको लेना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी टेक्निक समझना। कुछ लोग इन्हेलर ले रहे होते हैं, प्रॉपर इन्हेलर होता है, लेकिन उसकी टेक्निक ठीक नहीं होती। तो हम वो जो रेस्क्यू इन्हेलर है उसको अलाउ करते हैं कि आप उसको 2 या 4 दफ़ा ले सकते हैं, लेकिन अगर उसको लेने के बावजूद भी आपकी सिम्टम्स बेहतर नहीं हो रही तो आपको डॉक्टर का रजू कर लेना चाहिए। तो मदर स्पेसिफिकली अगर बच्चे का इलाज करें, अडल्ट उनको तो स्पेसिफिकली बताया जाता है। तो नॉर्मली अब जो हमारे पास इन्हेलर अवेलेबल है वो इन्हेलर दोनों प्रॉपर्टी रखता है, यानी वो एज अ कंट्रोलर भी यूज़ होता है और रेस्क्यू पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि कौन सी चीज़ें हैं जो इसको वर्स कर देती हैं या इसको ट्रिगर कर देती हैं दमे को? लेकिन दिस इज़ वेरी वेरिएबल। मैंने जैसे आपको बताया, कुछ लोगों को परफ्यूम से ट्रिगर होता है, कुछ लोगों को सोप से ट्रिगर होता है, कुछ लोगों को ये मोस्टली लोगों को कारपेट से बहुत ज़्यादा होता है। तो कारपेट तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है इसका। फिर अगर आप अपने बेड को भी क्लीन नहीं रखते तो वो जो बेड के ऊपर जो माइट्स होते हैं वो भी इसको ट्रिगर कर सकती हैं। पेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें कैट है, पिजन है, लव बर्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरट है, इनको अवॉइड करना चाहिए। ये इनडोर पोल्यूटेंट है। और आउटडोर जब स्मोक है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोल्ड है तो वो भी इसको ट्रिगर कर सकती है। तो मतलब अगर किसी को दमे का मसला है तो वो पेट से अवॉइड करें, पेट्स तो अवॉइड करने चाहिए, बिल्कुल रखें। बिल्कुल बिल्कुल पेट तो अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, और भी कुछ बताते हैं डाइट में किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें उनको लाजमी लेनी चाहिए? देखिए, वॉलनट, पीनट, मूंगफली, अखरोट तो इसके साथ डायरेक्ट लिंक है, लेकिन ये जो आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनको भी अवॉइड करना चाहिए। जो केचप्स हैं इनको अवॉइड करना चाहिए, ये अपर एयरवे को डिस्टर्ब करते हैं जिससे एस्थमा ट्रिगर हो जाता है। कुछ मेडिसिन भी होती हैं बाय द वे जो एस्थमा को ट्रिगर कर लेती हैं, जिसमें ये जो हम बहुत इंपॉर्टेंट एनिसिड एक टैबलेट लेते होते हैं पेन किलर के लिए, वो भी एस्थमा के मरीजों में एस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। तो जब भी आपको एस्थमा है तो प्लीज़ डॉक्टर को बताएं कि मुझे एस्थमा है, सो जो भी वो मेडिसिन दे वो इस लिहाज से बड़ा केयरफुली दे।